एक गोली से एक दुश्मन मरना चाहिए, ये नहीं कि तुम दो गोली से एक दुश्मन मार रहे हो। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल। हमने पूरे गांव में आग लगा दी। 2 days 2 nights वी kept on walking। मर जाओ, हथियार नहीं छोड़ सकते। हाँ, हथियार नहीं छोड़ सकते, ये फौज की सिखलाई है। हमारी आर्मी हमेशा प्रोटेक्शन की तरफ, इट्स नॉट अबाउट अग्रेशन। आर्मी को जो हुक्म दोगे वो करेगी। आर्मी को बोलोगे सेल्फ डिफेंस तो आर्मी सेल्फ डिफेंस, आर्मी को बोलो गो अटैक, आर्मी विल गो एंड अटैक। सो एक हेल वीक के बारे में भी बोलते हैं जहाँ पे पीपल आर पुट थ्रू एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम ऑलमोस्ट टॉर्चर कंडीशंस। तो आर्मी ट्रेन होती है टू डिलीवर दैट वायलेंस, और वो बिना हार्ड ट्रेनिंग के संभव नहीं है। फिर हमारी सिचुएशन ऐसे होती है कि हम चलते चलते सो लेते हैं, एंड देन आई विल वेक अप, माई बॉडी विल वॉक एंड स्लीप। आपकी बॉडी में वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इफ यू आर अ मैन देन आपको इमोशन नहीं दिखाना है, या यू टू बी स्ट्रॉन्ग। मैन कैनॉट क्राई, a soldier cannot cry, you can't shed tears। टाइम नहीं है, आंखों में आंसू निशाना नहीं लगा पाओगे, आंसू भरने का समय नहीं है जो योद्धा है उसके पास में। Hi, I'm Divya and I'm very excited to share my conversation with Brigadier Saurabh Singh Shekhawat. A man whose life is not just a story of courage, but actually pushing human potential. From the toughest terrains of the Indian Army to missions jahan fear was not an option. His journey reflects discipline, it reflects leadership, it reflects extraordinary bravery. And today, as the chief skydiving mentor at Sky High, he's actually teaching people how to rise beyond their fears literally and figuratively. This conversation is going to inspire you. It's going to teach you a lot about managing yourself, getting over your own limitations, overcoming obstacles. And in today's episode, we explore the soldier, the mentor, and most importantly, the mindset of a life filled with courage. Absolute pleasure, Brigadier, to be here. Thank you so much for inviting us and एक ये opportunity देने के लिए for me to meet you. I think the most decorated living hero of our time. So really an honor and pleasure, and Most thank welcome. you for the Most hospitality. And really excited for this conversation today. Most welcome, yes. ब्रिगेडियर, जब आपने डिसाइड किया कि आप आर्मी छोड़ेंगे एंड आप ये करेंगे, आपको भी बहुत सारे नेसेयर्स मिले होंगे। यू वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल बहुत। जो आपको क्वेश्चन करेंगे कि आप इतने अच्छे कर रहे हो, आप ये सब छोड़ के व्हाई विल यू डू दिस? बहुत वेयर डू यू गेट दैट कन्विक्शन? बहुत मेरे कोर्समेट्स हैं जी, अभी वो मेजर जनरल्स हैं, और मैं श्रीनगर में था उस वक्त। मैं डिप्टी कमांडेंट हाउस था, तो मेरा बहुत ही क्लोज मेरा मित्र है, मेजर जनरल है, अभी वो डिवीज़न कमांड कर रहा है, मनोज जोशी। फिर एक शांतनु गोयल, ये सब मेरे बहुत नज़दीक के दोस्त, और कई लोग, एक मेजर जनरल हुए नरेंद्र सिंह शेखावत, मैंने दीपक शरौन, पुनीत डोल, सब ने बोला कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया जी। मैंने कहा भाई ऐसे ही समझ लो कि नो यू शुड नॉट लीव, एवरीथिंग इज़ गुड, यू विल मेक इट, एवरीथिंग इज़ गुड, डोंट डू दिस। मैंने कहा मैंने तो अपना दिमाग बना लिया है। फिर बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके भी फ़ोन आए कि ये तुम, जब उनको पता लगा कि तुमने क्या किया ये जी, और हमसे बात भी नहीं करी, मैंने कहा सर अब डिसीजन ले लिया है, अब उसमें आप कुछ मत करना। तो क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था, और एक बार जब डिसीजन ले लिया फिर उस पर पीछे नहीं हटना है। फिर ये भी कहा गया कि फौज से बाहर चले जाओगे, मान लो कुछ हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा तब की तब देखेंगे, इतने ऑपरेशंस किए, इतने जान दांव पे लगाई, तब भी कुछ हो सकता था। तो होने को तो कभी भी कुछ हो सकता है। आप घर सड़क पे गए, गाड़ी ने आके ठोक दिया, तब भी कुछ हो सकता है। तो मैंने निर्णय ले लिया है, अब तो करना ही है, तो कर दिया, और बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 2 साल हो जाएंगे भी मेरे को इस अगस्त में। एब्सोल्युटली, मतलब सीखने की बात है कैसे आप दे से कि देयर इज नेवर अ बैड डिसीजन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, यू जस्ट नीड टू स्टिक टू इट एंड मेक इट लास्ट। इंटेंशन सही है जी, इंटेंशन सही है और आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो देयर इज नेवर अ बैड डिसीजन। ब्रिगेडियर, इतना इम्पॉर्टेंट है, आई टॉक टू पीपल जो आर्मी में रहे या फोर्सेस में रहे हैं, एंड देयर इज दिस सेंस ऑफ लॉयल्टी और लव फॉर द कंट्री
जो ओवर आर्चिंग होता है, मे बी एज नॉर्मल सिविलियंस हम शायद अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट इन कहानियों से और आपकी फैमिली की जो ये पास डाउन हिस्ट्री है, आई थिंक ये कनेक्ट होता है विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, जो कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ जाते हैं फ्रॉम दिस सेंस ऑफ आई, मी, माई सेल्फ एंड द जनरेशन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. क्या आपको डिस्कनेक्ट फील होता है? हाँ, जैसे फ़ौज में जो क्या है कि जो भी रेजिमेंट्स हैं उसमें जो सोल्जरी है वो फिजेंट्स है, वो सब मैक्सिमम जवान 95% जो है वो गाँव से हैं जी. वो खेतीहर किसानों के परिवारों से हैं और उन्होंने ज़मीन देखी है, उन्होंने ज़मीन जोती है, उनको ज़मीन की वैल्यू पता है और वो वहाँ से वही शिक्षा लेके कि ये हमारी ज़मीन है. वो राजस्थानी में एक कहावत है, इड़ा न देनी अपनी हालर ये हुल रहा है, कि अपनी ज़मीन किसी भी हालत में देनी नहीं है, चाहे उसके लिए जान कुर्बान क्यों नहीं करनी पड़ जाए. वो ज़मीन क्या है? वो ज़मीन देश है जी. तो वो परंपराओं के साथ में ये जो किसानों के बच्चे जाके फ़ौज में भर्ती होते हैं, चाहे आप नॉर्थ देख लो या साउथ देख लो, किसानों के ही बच्चे हैं जो आप की इन्फेंट्री में हैं, जो आर्मड में हैं, जो आर्टिलरी में हैं. तो ज़मीन से ही पैदा हुए हैं वो, और ज़मीन ही उन्होंने देखी है, ज़मीन से उनको प्यार है, तो वो ज़मीन देश है. और वो आर्मी की उसमें दिखता है, जैसे वो फाउंडेशन है, वो नींव है, वो आर्मी की नींव है, वो आर्मी की नींव है. और जो भारत की सेना इतना अच्छा करती है वो उसी फाउंडेशन, उसी नींव के कारण अच्छा करती है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग सैनिक हैं. सो ब्रिगेडियर से इसमें मैं बात करना चाहूँगी लिटिल बिट अबाउट आर्मी ट्रेनिंग, एंड उससे आई थिंक बहुत फैसिनेटेड है हम लोग कि कैसे आर्मी की ट्रेनिंग, आप जैसे सिविलियन होते हो, आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, आप ज्वाइन करते हो, एंड आप उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग यू आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड मेंटली, फिज़िकली. आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि यू आर एबल टू सस्टेन एंड मैनेज extraordinary pressure and situations. So what was this training like for you? So एक Hell Week के बारे में भी बोलते हैं जहाँ पे people are put through extreme pressure, extreme almost torture conditions. But I'd love to know ये training कैसी होती है? आर्मी का जो मेन पर्पस है देश के लिए लड़ाई जीतना जी. और जब लड़ाई होती है तो लड़ाई का मतलब है वायलेंस, हिंसा. तो आर्मी ट्रेन होती है टू डिलीवर दैट वायलेंस. बाकी सब गौण है. अल्टीमेटली जो टीथ है, जो नोक है भाले की, वो पियर्स करती है. तो मेन काम वो है टू डिलीवर वायलेंस, और डिलीवर वायलेंस इन सच ए मैनर कि अगले वाले की लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाए, विल ही खत्म हो जाए जी. तो अल्टीमेट काम वो है डिलीवर वायलेंस, और वो बिना हार्ड ट्रेनिंग के संभव नहीं है जी. आपको पूरे टाइम स्पेशली फाइटिंग आर्म्स यही सिखाया जाता है, किल, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन. उसका मतलब क्या है कि एक गोली से एक दुश्मन मरना चाहिए, ये नहीं कि तुम 2 गोली से एक दुश्मन मार रहे हो. And why is that? आप गोलियां सेव करते हो, आप 30 गोली लेके जा रहे हो और आपने 30 मार दिए तो यू हैव सेव्ड. आपने 30 गोली लेके गए, दुश्मन मारे 2, तो यू हैव वेस्टेड. सो ट्रेनिंग का जो एम होता है, एक गोली एक दुश्मन की, बी सो एक्यूरेट, बी सो पिन पॉइंट, बी सो एक्यूरेट दैट व्हेन यू फायर यू हिट द सेंटर मास एंड यू पुट द पर्सन डाउन. सो यही फोकस होता है ट्रेनिंग का, और उसको पाने के लिए कहना आसान है एक गोली एक दुश्मन, लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, फायरिंग में आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है, दौड़ने में आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है. मसल पावर, मेंटल पावर, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग हैज़ टू बी डेवलप्ड. और जो फौज की जो ट्रेनिंग है वो इन्हीं सब चारों चीज़ों को लेके इस तरीके से फोर्ज की गई है. और ये आज नहीं फोर्ज हुई है, ये बहुत पहले से, मतलब इंडियन आर्मी बहुत पुरानी 250-300 साल पुरानी फौज है. उससे पहले राजाओं की सेनाएं हुआ करती थी. उस टाइम से यही परंपरा चली आ रही है, और उसी परंपरा में
आज भी ट्रेन हो रही है, और वही परंपरा पकड़ के रखनी है, वही सही है जिसने इतने सालों तक आर्मी को खड़े रखा है और आर्मी ने देश के लिए लड़ाइयाँ जीती हैं। तो बाकी जो आप हेल वीक की बात कर रहे थे, वो हम लोगों के स्पेशल फोर्सेस में प्रोबेशन होते हैं जी। तो प्रोबेशन में स्पेशल फोर्सेस में थोड़ा और डिफरेंट होता है, क्योंकि आप एक बहुत छोटी टुकड़ी के अंदर ऑपरेट करते हो। 6 आदमी की टुकड़ी है, 12 आदमी की टुकड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 आदमी हो गए, और आपको हमेशा स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है जिसमें आपको मदर बेस से सपोर्ट नहीं मिलता है, और या बहुत कम मिलता है या लेट मिलता है। तो आप इंडिपेंडेंट हो बेसिकली। आप इंडिपेंडेंट हो। उसमें है कि आप आइसोलेशन में किस तरीके से ऑपरेट करोगे। तो सबसे ज़्यादा आइसोलेशन अगर आप देखोगे, किसी व्यक्ति को सिर्फ अकेला कर दो तो आइसोलेशन हो जाता है, लोनलीनेस, दिस दैट, लोगों को डिप्रेशन हो जाते हैं। तो हेल वीक में आपको आइसोलेट कर देते हैं और फिर आपको मेंटल और फिजिकल प्रेशर दोनों डालते हैं। तो आपको कंटिन्यूस फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते हैं, मतलब जैसे 5 किलोमीटर रन करके आ गए, रात को उठाया, गो फॉर 10 किलोमीटर रन, 40 किलोमीटर रन, देन आपको सोने नहीं देंगे, नेविगेशंस पे भेज दिया कि ओके यू गो टच दैट पॉइंट। आपने वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, पॉइंट बी पे वो एक स्लिप लेके बैठा मिलेगा कि आप जाइए पॉइंट सी, आपको लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा, गो पॉइंट डी, आपको लग रहा है अब खत्म हो जाएगा, गो पॉइंट ई, अब तो सुबह हो गई, अब तो शायद छोड़ देंगे, नो अभी तुम्हारा फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है, टेक टेस्ट, अभी तुम्हारा रिटर्न टेस्ट है, अभी आपको प्रेजेंटेशन देना है, रात हुई, ये लो पॉइंट ए, अगेन गो। तो मतलब कंटिन्यूस चल रहा है वो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, और आपको एक के बाद एक टास्क मिले जा रहा है, और आपको पता नहीं लग रहा कि ये मुझे कब खत्म होगा। फाइनली जो है आपका दिमाग इम्यून हो जाता है कि आने दो, जो आना है देखी जाएगी, और चलते रहो। फिर हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चलते चलते सो लेते हैं। Really? तो बडी के साथ में चल रहे हैं, तो बडी ने पकड़ लिया कि मैं सो रहा हूँ अभी, तो मैं आँख बंद कर ली, तो आई एम वॉकिंग एंड स्लीपिंग, एंड देन आई विल वेक अप, माई बडी विल वॉक एंड स्लीप। दिस इज हैपेंड, दिस वी हैव एक्सपीरियंस्ड, यस, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव डन प्रोफेशन दे वुड वाउच फॉर दिस, दैट दिस हैपेंस, दैट आप चलते चलते सो लेते हो। That's possible. बैठे, थोड़ी देर बैठे, आँख बंद करी, सो गए, और तुरंत उठ के चल पड़े। आपको बिस्तर की ज़रूरत नहीं है, आप कंकड़, पत्थर, झाड़ी, पानी, कहीं पे भी सो लेते हो। पानी में डूबे हुए हैं, मतलब बैठे चल रहे हैं, नदी के अंदर चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी है, और फाइनली पता लगा कि वो पॉइंट आ गया है, अभी पॉइंट आ गया है, तो अब कितना टाइम है, अरे अभी तो मतलब अगर हम पॉइंट हिट कर देंगे 3 बजे, अभी तो 2:15 हुए हैं, लेट्स 40 मिनट्स रेस्ट एंड देन एट 3 o'clock वी विल रीच, अदरवाइज ही इज गोइंग टू गिव अस अनदर पॉइंट। तो 40 मिनट्स वी विल सिट इन द वाटर एंड स्लीप। Really? Sleep, and then oh chalo, let's go, and then report at 3, then 100% he will give another point, दूसरे पॉइंट पे चल पड़ेंगे। तो फिर आप कंजर्व करना सीख जाते हो कि किसी भी परिस्थिति के अंदर, चाहे कितना भी प्रेशर हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, फिजियोलॉजिकल प्रेशर हो, आपकी बॉडी में वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो हेल वीक है, वो एम है हेल वीक का। कई लोग टूट जाते हैं इसमें कि क्या है ये, अरे क्या है ये। अच्छे लोग, मतलब काफ़ी अच्छे लोग जो आर्मी में बहुत अच्छा किया उन्होंने, बट वो नहीं, उनको वो मेंटल मेकअप नहीं था, तो नहीं कर पाए। ब्रिगेडियर, आई हैव हर्ड कि 80 to 90% ऑफ द पीपल ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब ड्रॉप आउट रेट काफ़ी होती है। जैसे मैं जब प्रोबेशन के लिए गया था तो हम लोग 13 ऑफिसर्स आए थे, 188 जवान आए थे, तो हमारा एक साथ प्रोबेशन शुरू हुआ था। एंड में 3 ऑफिसर और 30 जवान ने क्लियर किया था, बाकी सब ड्रॉप आउट हो गए थे। तो व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? मतलब अगर आप मेरे को बोलें कि दिव्या, ये 3 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे बिटवीन द people who crossed that finishing line and the ones who didn't, what would you बस say? एक है, never give up, कि छोड़ना नहीं है, लगे रहो। ऑफिसर्स मैंने देखे जिनके प्रोबेशन के अंदर टास्क मिला कि डेमोलिशंस की कुछ एक्सरसाइज चल रही है, थोड़ा सा गड़बड़ी, उंगलियाँ उड़ गई सारी, डेटोनेटर हाथ में ब्लास्ट हो गया ऑफिसर का, उसकी उंगलियाँ उड़ गई जी। हॉस्पिटल में गए, ग्राफ्ट रूट किया, प्लास्टिक सर्जरी हुई, रिक्वेस्टेड कि सर मेरे को दोबारा चांस मिलना चाहिए, रिकवर करके वापस क्लियर, प्रोविजन क्लियर कर लिया उसने। तो ऐसे इंसिडेंट हुए, छोड़ा नहीं। और विद दैट हैंड, डैमेज्ड हैंड, दो डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, प्लास्टिक सर्जरी कर दी, लेकिन नाखून नहीं दिखते, उंगलियाँ हैं उसकी बट प्रोविजन क्लियर करके एंड सक्सेसफुल टीम कमांडर, बड़ा अच्छा किया। हाँ, एक अफसर है हमारा आशीष राठ करके,
तो ऐसे ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि फिज़िकली बहुत ही ओवरवेट, टोटली आउट ऑफ शेप, लेकिन लगे रहे एंड फाइनली लॉस्ट 25 kgs एंड क्लियर्ड द प्रोफेशन। छोड़ा नहीं। जब शुरू की जब रेस जो बीपीटी होती थी पहले हमारी 5 किलोमीटर्स विद, तो 40 मिनट्स के अंदर टाइमिंग, एक्सीलेंट टाइमिंग होता है 25 मिनट्स। 25 मिनट्स का, और प्रोफेशन में तो 23 मिनट मांगते हैं। 25 मिनट्स में नहीं आए तो मतलब आप फेल हो। जब फर्स्ट बीपीटी में वो अफसर 40 मिनट में आया, और जब प्रोफेशन खत्म हुआ तो ही वॉज कमिंग इन 22.5। आधा कर दिया रनिंग टाइम, आधा कर दिया, वजन आधा कर दिया, सब आधा कर दिया। क्यों? छोड़ा नहीं। ही डिड नॉट गिव अप। मेंटल रेजिलियंस, अल्टीमेटली इट इज द मेंटल रेजिलियंस, विल टू फाइट ऑन and to show up every day. every day And Brigadier, you said something very nice कि आप अपना अनलॉक कर रहे हो स्किल। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि सुपर पावर किसी सुपर हीरो की होती है जो कहीं बाहर या कुछ और होता है। वी डोंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि हमारे में भी वो कैपेबिलिटी है। सब अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। और एक बार अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने माइंड को, अपने आप को याद दिला देते हैं कि हाँ, क्योंकि एक बार मैं इतना भाग सकता हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी पॉसिबल है। हाँ, आप छोटा शुरू करें, मतलब आप 1 किलोमीटर से शुरू करो, सिर्फ चलने से शुरू करो। चलने के बाद फिर चलना दौड़ना शुरू करो, चलना दौड़ना फिर दौड़ना शुरू करो। और आप देखोगे, अगर रोज़ लगे हुए हो तो आप देखोगे कि आप 70 किलोमीटर भाग रहे हो, 72 किलोमीटर भाग रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ब्रिगेडियर, आपने बहुत सारी मिशंस किए हैं। टेल मी अबाउट वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल और सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस वंस जो आपने एक्सपीरियंस किए थे। हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म यू? अब मिशंस तो काफ़ी हुए हैं, और सोशल मीडिया पे भी हैं, और उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। हमने नॉर्थ ईस्ट में, आपको इंसर्जेंसी मालूम है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में हम लोग लड़ रहे थे। तो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर जंगल के अंदर, घने जंगलों के अंदर जो टेररिस्ट के कैंप्स बने होते हैं, तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो हम लोग वहाँ जाके रेड करते थे। तो ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये कैंप है, लेकिन जो जाने के रास्ते हैं उस पर सब पे आईडी लगी हुई है, आईडी इन प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो आप तो रास्ते पे तो चल ही नहीं सकते, ट्रेल्स होती हैं, पगडंडियाँ, जंगल ट्रेल्स, तो वहाँ पे सब पे एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे। तो हमने एक गाइड हमें मिला, वो उस इलाके का जंगल में रहने वाला आदमी था, और उसने फिर हमें गाइड किया। कुछ हमने मैप से अपना स्टडी किया, अपना रूट बनाया। हमने उसको बताया कि तुमको इधर उधर से लेके जाएगा, ट्रेल पे नहीं लेके जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या कि उसने बोला कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, आपको रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ नाले में चलना पड़ेगा। तो हम 3 दिन तक पानी में चले, 3 दिन तक हम लोग पानी में चले, क्योंकि अगर आप रास्ते पे गए, और ये मेरे साथ हुआ था कि हमने एक ऑपरेशन हमने लड़ा, उसमें हमारा फायर फाइट हुआ, एनकाउंटर हुआ, और जब हम डीइंडक्ट कर रहे थे, पूरे रास्ते हम नाले पे चल के आए, और जहाँ पे हमें अपनी पार्टी के साथ लिंकअप होना था, एक छोटी सी ट्रेल थी। हमने मुश्किल से 25-30 मीटर उस ट्रेल पर चढ़े होंगे, और आईडी फटी और मेरे एक लड़के की टांग उड़ गई। एंड आपके तो सामने? मेरे सामने अम्प्यूट, ऑन द स्पॉट अम्प्यूटेशन। फिर वो उसको आईवी लगाई, डेक्सामेथाजोन लगाया, और क्विक क्लॉट लगाया, हेलीकॉप्टर आया, निकाल के ले गया, पर टांग उड़ गई, उसकी टांग ऑन द स्पॉट एम्प्यूटेट हो गई। तो ऐसे कई इंसिडेंट हम लोगों के साथ हो चुके थे। तो इस ऑपरेशन में फिर हमने कहा कि इस बार तो ट्रेल लेनी नहीं है, तो हमने फिर रास्ते चुने। तो हम पानी पूरे टाइम पानी के अंदर चले। 3 दिन पानी में चले, पानी के अंदर ही, साइड के अंदर जहाँ सूखा होता था वहाँ पे हम एक हाइट बना के वहाँ पे हम रेस्ट करते थे, और फिर हम चलना शुरू करते थे। तो 3 दिन 3 रात हम लोग चले। उसके बाद में चौथे सुबह के समय में 3:30 हम उस टारगेट के नज़दीक पहुँचे, और हार्बर लिया, हार्बर बोलते हैं। उसके बाद में फिर अभी वो टारगेट देखना ज़रूरी है, तो हमने बोला उसको, जो गाइड था, कि भाई तू हमें दिखा कि सर गांव तो ये नज़दीक ही है। मैंने कहा चलो लेके चलो, ऐसी जगह पे लेके चलना जहाँ पे थोड़ी सी हाइट हो, जहाँ पे जाके हम उसको देख सकें। तो अच्छा, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज उनकी अलग, हमारी तो एक इंटरप्रेटर के थ्रू बात होती थी।
तो उसने कुछ समझाया, उसने कुछ समझा, और हम चले 5 आदमियों की टीम को लेके, मैं 6 आदमियों की टीम को लेके उसके पीछे पीछे चला। तो जैसे चला, एक छोटी सी हल्की सी ट्रेल थी, फिर हल्का सा रिवलेट बह रहा था, उसमें से हम चलते चलते सामने देखा तो एक गांव आ गया। तो मैंने कहा ये कहाँ आ गया? सर बस यही टारगेट है। मैंने कहा अरे तू मरवाएगा, मतलब टारगेट में? और मैंने कहा कितनी दूर है? कि सर बस 50 मीटर पे तो वो लोग हैं और हम 6 लोग। मैंने कहा वापस आ जा। फिर वापस आ गए हम, फिर एक थोड़ा उधर से हट के, ताकि आवाज़ ना सुनाई पड़ जाए, पीछे जंगल में घुस के बैठे, और मैंने डंडा लगाया। जो हमारा जो इंटरप्रेटर था कि अरे तू उसको समझा, हाइट पे लेके जाएगा हमें, ये कहाँ लेके जा रहा है गांव में? तो वो ही वॉज वाइड हाइट की। अच्छा, मुझे गलत समझ में आ गया था, मुझे लगा कि आप अंदर चलो। हाँ, मेरे कम मरवा देता अभी। फिर कहीं हम चढ़े ऊपर, वहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद भी हमें गांव का दिखाई नहीं दिया, सिर्फ छत जो हट्स थी उनकी सिर्फ टॉप दिख रही थी, बाकी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने हमारा अच्छे लड़के क्लाइंबर्स होते हैं, तो एक लड़के को बोला, मैंने कहा ऊपर चढ़ जा भाई पेड़ पे। तो वो पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर उसने मचान बना ली जाके पेड़ पे, और वहाँ से बोला कि सब क्लियर दिखाई दे रहा है, अभी 15 लोग हैं अंदर और ये काम कर रहे हैं, हथियार साफ कर रहे हैं और कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे अपना वो कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी कि दिन में ये लोग यहाँ रहते हैं और रात में वापस म्यांमार की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने पूरे दिन बैठ के हमने सर्वेलेंस करी, उनकी पूरी एक्टिविटी नोट करी। फिर प्लान थोड़ा चेंज हुआ, अगले दिन रात को फिर हमने थोड़ा प्लान चेंज करके, और फिर रात को पूरी रात हमने उस गांव पे घेरा डाला। उस गांव में कोई सिविलियन नहीं थी, वो गांव पूरा उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और सुबह हुई और वहाँ जल्दी हो जाती है, सुबह 4 बजे, मतलब जो कहते हैं ना पाव फटना, 4 बजे डॉन ब्रेक्स। तो अच्छा, हम लोग लग के 2:30 बजे तक रात में लग गए, और उसके बाद में मैं सो गया। वहाँ पे ड्यूटी होती है, हर एक बडी की ड्यूटी होती है, बट मैं टीम कमांडर था, तो मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। तो माई बॉयज़ वर देयर, तो मैं आराम से सो गया। तो मेरे साथ में स्नाइपर और मशीन गनर एंड रॉकेट लॉन्चर ऑपरेटर, ये पूरा का पूरा महकमा मेरे साथ में था। तो मैं सो गया। फिर मेरे को मेरे स्नाइपर ने उठाया कि सर, तो आई ओपन माई आइज कि सर बंदे। तो ही सॉ कि सर, मेरे को दिखाया कि सो फ्रॉम 50 मीटर्स फ्रॉम माई पोजिशन 3 boys were crossing with AK-47s and all. I said, let them go, because now if you open fire, we may hit one, rest will run away. So you let those 3 go? Yeah, they went inside the village. Then after some time, he again woke me up, sir, more are coming. Then we saw 5 more coming. I said, let them go. Again, I went off to sleep. So there are basically gunmen with AK-47s जो आपको क्रॉस कर रहे हैं, cadres, the cadres, and आप you could go off to sleep. So I said, let them go. So then I went off to sleep again. Then at around 6:15 or so, he then woke me up again. Then I woke up. I said, now. So we saw one sentry, and we saw one chap coming and talking to the sentry. I said, now is the time. So I alerted everyone, and then we opened up, and all hell broke loose. Then there were parties sitting. So we have a support group, we have a covering group, we have a assault group, we have stops, we have scouts. So it is a whole dynamics how you surround the target, which was again rehearsed. So we opened up, and nothing came. We were firing, but there was no response. So we fired for some time, and because those cadres were also very well trained. So then I told my boys, other officers who were sitting with various parties, okay, now so and so move in. I will not take the names. So and so move in. So he stood up with his party, and he started moving, and immediately he came under heavy fire. They were pinned down. So, and they were not able to see from where the fire was coming. So what we realized that they had dug the trenches they had whole defensive system. Wow. So then again we started with rocket launchers and HEDP, high explosive dual purpose round, which is incendiary. वो आग लगा देते हैं। हमने पूरे गांव में आग लगाई, मतलब वो जो भी हट्स थी पूरे उसमें आग लग गई। And then I said कि okay, now move. So again he moved, again he came under fire. Now I had various stops sitting, small parties. Again, I will not take the name because those people are serving. So I told one of the officer, okay, now you are sitting with this squad.
and in all probability they are either facing me or either facing so and so. You moved, you are here, if you move you will get them from behind. So this officer moved with his 6 boys, and as luck would have it, उन पे आए. he struck, and we had the field that day, and we caused quite a number of casualties. Many ran away, many were neutralized there, and the area was so difficult that we couldn't even get the mortal remains. Otherwise one has to get the mortal remains and give those mortal remains to police, and all those formalities start. So we had to leave those mortal remains there only. We got only the weapons and the photographs, but it was a big success, and and no loss to us. And then again we had to walk 2 days, 2 nights. We kept on walking, and we had our there are various tribes. So one of the tribe was supporting us, so they took us to their village. It was a 1-night walk. We walked for say 13-14 hours, and then we reached their village, so they gave us a feast. So we had a feast of rice and dog meat. So that's what they eat. Dog meat, yeah. Special forces, we eat everything. जी. So that was the feast, and then again we walked for Wow. 15 more hours, and then we finally reached the roadhead where our vehicles were there, and then we de-inducted. I have So, goosebumps, yeah. Brigadier. तो ऐसे ऑपरेशंस हुए, एक था, ऐसे बहुत ऑपरेशंस हुए हैं. और बाकी एक ऑपरेशन जो लोकटक वाला, जो हमेशा दैट इज़ वेरी टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन, जिसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है. अर्नब गोस्वामी ने एक वो टाइम्स नाउ ने वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, आप देखेंगे, 11-12 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री है. तो वो भी ऐसा ऑपरेशन था कि कोई टारगेट जो था वो फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर था, जी. And आप लेक के थ्रू. और उस पर लड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी. मतलब फ्लोटिंग आइलैंड पे आइलैंड तैर रहा है, उस पर आपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, हट्स हैं, वो स्टेबल है. और अगर आप पानी में हो तो आप स्टेबल नहीं हो, आप एक्यूरेट फायर नहीं कर सकते. और अगर गोली लगेगी और तो आप पानी में गिरोगे, तो पानी में डूब के मरोगे. तो इट इज़ डेथ एवरीवेयर. सो इन दैट, उसमें हमने प्रिपरेशन करी कि हमने कैसे जाना है. हमने लोकल बोट्स को तैयार किया, उसके अंदर प्लेटफॉर्म तैयार किए, टेबल्स तैयार करी, कि क्योंकि बड़ी बड़ी घास है, दिख नहीं रहा कुछ, तो आपको घास से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आपको टारगेट दिखाई देगा. अब घास से ऊपर उठने के लिए आपको नाव पतली पतली हैं, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा और फिर फायर करना पड़ेगा. अभी आपके पास कवर नहीं है कोई जी. आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हो, आगे है 70 फुट पानी, पीछे 70 फुट पानी, ना एक स्टेप आगे ले सकते हैं, ना एक स्टेप आप पीछे ले सकते हो. और हमको सिखाया जाता है, अगर जैसे ही फायर आए तो पहले फायर करो, उसके बाद में कवर पकड़ो, एंड देन ब्रिंग डाउन एक्यूरेट फायर. डैश डाउन, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर. यहाँ पे ना डैश, ना डाउन, ना क्रॉल. यहाँ पे आप खड़े हो, बिल्कुल सीधे, You are एक्सपोज, आप टारगेट हो जी. तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग कर रहे थे. तो लोगों के बहुत सीरियस डाउट थे, स्पेशली हमारे सीनियर्स जो कि कंसर्न होते हैं कि भाई, हमारे जो जनरल साहब थे उन्होंने बोला कि तेरा प्लान बता. तो मैंने प्लान बताया कि सर ऐसे हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऐसे नाव बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर हम ऐसे मारेंगे. Who came up with this plan? मी. आपने सोचा कैसे कि ये करें? और तरीका नहीं था कोई, और तरीका नहीं था कि आपको जाना है तो नाव लगेगी जी. अब फायर करने के लिए ज़मीन नहीं है तो कहाँ से फायर होगा? नाव से फायर होगा. अब नाव पे अगर आप नीचे खड़े हो तो टारगेट नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे? आपको ऊपर उठना है तो प्लेटफॉर्म बनाओ. 2 नावों को जोड़ा और प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, तब आपको टारगेट दिखाई देगा. तो ऑपरेशन जो है वो आपको इवॉल्व हो रहा है जी. आपके सामने एक समस्या है, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? जी. जाओगे कैसे? मोटर बोट नहीं चल सकती, तो जो लोकल बोट्स हैं कनॉय, उसमें ही जाना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. तो हमने नावें प्रोक्योर करी, हमने ट्रेनिंग करी 45 डेज लगातार. टारगेट को हमने देखा, लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा. 45 दिन तक हमने एक हमारे पास सिस्टम होता है जो कि रात में देखता है, उसमें थर्मल इमेजिंग होती है. तो थर्मल इमेजन को एक बहुत दूर 7 किलोमीटर पे एक आइलैंड था, वहाँ थर्मल इमेजन लगाया, और उससे हम पूरे टाइम उस टारगेट पर नज़र रखते थे कि कैसे कैसे वहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही है, वो देखते थे. और फिर ट्रेनिंग करी हमने. पहले तो हमको नाव चलानी नहीं आती थी, हमने नाव चलानी सीखी. फिर हम मछुआरों की तरह नाव चलाना सीख गए. फिर अब इस पर फायर कैसे करेंगे? तो भाई नाव को लट जाएगी तो नाव पलट
पलट गई अगर मान लो नाव, तो नाव पलट गई, उसके ऊपर राइफल रख के कैसे फायर करोगे तैरते तैरते, वो हमने ट्रेनिंग करी, लर्न किया, वो भी हमने ट्रेनिंग प्रैक्टिस करी। किया। हम रात में 11:30 बजे ट्रेनिंग शुरू करते थे, सुबह 3:30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, और हम 3-3, 4-4 किलोमीटर तैरते थे, सब हथियार सामान के साथ में। लोगों प्रैक्टिस ट्रेनिंग कंटिन्यूस, और इतना ज़्यादा कि लोगों को 6-6, 7-7 किलो वजन कम हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, 2 लड़के मेरे आईसीयू में एडमिट हो गए। फिर लड़के आए कि सर तैर के तो नहीं जा सकते हम। फिर हमने ये कैनोइज खरीदी, इधर से प्रोक्योर करी, कैनोइज के अंदर प्लेटफॉर्म बनाए, फिर इवॉल्व किया कि कैसे लड़ेंगे इसके अंदर, और फाइनली हम लोग गए। और अच्छा, उसमें फिर ये डाउट आया सीनियर्स को कि भाई कितने चांसेस है तुम्हारी कैजुअल्टी होने के। मैंने कहा सर चांसेस तो हैं, क्योंकि सरप्राइज लॉस हुआ और हम पे फायर आया तो ओपन में है जी, तो कैजुअल्टी हो सकती है। तो क्या चांस है कि सिविलियन के मरने के। वहाँ पे जो टेररिस्ट हट्स थी उसके आसपास सिविलियन हट्स थी फिशरमैन की। तो मैंने कहा सर चांसेस तो हैं, क्योंकि गोली तो जा सकती है, तो चांसेस हैं। अच्छा, देवर 2 लेडी कैडर्स ऑल्सो in that group. who is doing this crazy training हाँ, with you? उनमें अब वो लेडी कैडर्स थी, देवर एक्चुअली वाइफ्स ऑफ जी, the cadres. They were also in uniform. They knew how to fire a weapon, and they may not be fighting in real, but they were there. So General asked me that what are the chances of you killing the ladies? I said, sir, 100%. If they are there in the target, they will die. Kya bloody hell, you will again create another Manorama Devi. If you read, there was a Manorama Devi case in Manipur. The whole Manipur went in flames. So I said, sir, chances are there. वो तो 100% मरना ही मरना है. Civilians तो we will, because we are practicing, so we will avoid. I am sure that we will avoid. And own life we can't say. If surprise is lost, fire will come, and we are there. We are standing open. कहते what are the chances of you losing weapons and equipment? I said nil, because हम life jacket पहने हुए हैं, वो हथियार जो है वो बंधे हुए हैं, हथियार नहीं डूबेगा, मर गया बंदा गिर जाएगा, लेकिन वो तैरती रहेगी, डेड बॉडी निकाल लेंगे बाद में, हथियार सामान नहीं खोएंगे, तो उसकी चिंता ना करें। क्योंकि फौज में जान चली जाए लेकिन हथियार नहीं जाना चाहिए। because that is such a loss. Yes, और या you तो may lose your life but you cannot lose your weapon. और वो क्योंकि weapon can also go in the wrong hands. Yeah, wrong ultimately. hand, but losing weapon is just not acceptable. You just cannot lose your weapon. Come what may, मर जाओ, हथियार नहीं छोड़ सकते। हाँ, हथियार नहीं छोड़ सकते, ये फौज की सिखलाई है। तो ये मैंने उनको बताया, तो कहता है कि यार तेरा प्लान जो है इट इज़ वेरी ऑडेशियस, वेरी डेंजरस, डोंट डू एनीथिंग टिल द टाइम आई डोंट गिव यू क्लियरेंस। पर ऐसा हुआ कि उस ग्रुप ने ही फौज पर अटैक कर दिया, तो हमें क्लियरेंस मिल गया, हम गए, और रात में करीब 3.5 घंटे बोट चला के पहुँचे। लंबी कहानी है, एज लक वुड हैव इट कि हमें फ्लोटिंग आइलैंड मिल गया, हमने नावें आइलैंड के ऊपर लगा दी, और लोरोस जो देख रहा था उसने अच्छा, इससे पहले एक और डिबेट हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनना है नहीं पहनना है। अब हम जब बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी तरीके से पहन रहे थे, हेलमेट लगा रहे थे, तो हम पानी में डूब रहे थे, क्योंकि हथियार भी है, सामान भी, एम्युनिशन भी है। तो मैंने लड़कों से बोला कि भाई देखो, गोली खा के मरोगे स्वर्ग में जाओगे, और अगर डूब के मरोगे तो तुम्हारा हिसाब होगा ऊपर। हर एक का जो भी बैठा है, क्राइस्ट अपना हिसाब करेगा, नबी अपना हिसाब करेंगे, और जो चित्रगुप्त हैं वो अपना हिसाब करेंगे कि ये मरा कैसे, और उनको पता लगेगा कि ये तो डूब के मरा है, तुम सीधे नरक में जाओगे। गोली खा के मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो देख लो। तो फिर सब हंसने लगे, नहीं साहब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनेंगे हम, गोली खा के मरना बेटर है जी, डूब के नहीं मरेंगे। एक लीडर भी होना चाहिए जो कन्विंस कर सके। तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट को पूरा मतलब इट्स अ वेरी हैवी थिंग। तो हम गए। अब ये बिल्कुल ही टोटली अनकन्वेंशनल है, और ये मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं बताया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर मेरे लड़के इतने डेडिकेटेड, कोई पीछे नहीं हटा कि चांसेस हैं आपको मैं टेबल पे खड़ा करूँगा, आप कवर नहीं ले सकते, आपके एक कदम आप आगे लोगे पानी है, एक कदम आप पीछे लोगे पानी है, आपने लाइफ जैकेट पहनी हो, पानी में कूदोगे आप डूबोगे नहीं, आप स्टैटिक हो, ऊपर से वो मार सकता है, और आपने ना ब्लूटूथ जैकेट पहना है ना आपने ब्लूटूथ पटका पहना है। कोई लड़का पीछे नहीं हटा। कुछ हुआ मतलब मेरे को कि सर ये तो सुसाइडल है। मैंने कहा है तो है भाई, ये तो होगा, ऐसे ही होगा,
और कोई पीछे नहीं हटा। एंड एवरीवन, सब ने बड़े हंसते हंसते बोला कि साहब गोली खा के मरना बेटर है, डूब के नहीं मरेंगे हम। But why? कमिटमेंट, ट्रेनिंग है फौज की। इसी तरीके से हम फोर्ज होते हैं जी कि पीछे नहीं हटता, हुक्म है। और एज ऑफिसर, एज टीम कमांडर, मैं भी उन्हीं के साथ था। जी और मैंने अच्छा, एक हमारा किस्सा हुआ कि मेरा जो टीम हवलदार मेजर आया मेरे पास में कि सर हमारे जो शहीदों की फ़ोटो ना हमने ऐसे दीवार पे लगा रखी हैं, तो एक बोर्ड बना लें, तो उस पर मैं शहीदों की फ़ोटो लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा तू बड़ा बना बोर्ड, बार बार पैसे खर्च करेगा, एक बड़ा बोर्ड बना, क्योंकि मरते तो रहोगे ही तुम, तो बड़ा बोर्ड बना ताकि नीचे जगह रहे, ताकि फ़ोटो में बाकियों की भी आती रहे। तो हमारा वो बोर्ड बना हुआ है, उसमें 2-3 लाइन भरी हुई, नीचे खाली है अभी आने का। अभी जो आगे जो देश के लिए वीरगति प्राप्त करेंगे उनकी फ़ोटोएँ लगती रहेंगी उसमें। तो मैंने बोला कि भाई देखो ये बोर्ड में 3 लाइन है, ऊपर बाकी खाली है, देखें किस किस की फ़ोटो आती है, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में। तो सब हंस रहे थे, आप किसी की नहीं आएगी, हम सरप्राइज़ मेंटेन करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा सरप्राइज़ ही तुम्हारा कवर है जी हम जो लड़ेंगे। अगर तुमने सरप्राइज़ खो दिया और तुम्हारा फायर एक्यूरेट नहीं हुआ तो हम गए। तुम्हारा सरप्राइज़ और तुम्हारा एक्यूरेट फायर ही तुम्हारा कवर है, और कोई कवर नहीं है। तो हम गए, और जब फायर हुआ 4 मिनट फायर चला, और बहुत एक्यूरेट फायर था, और टारगेट न्यूट्रलाइज हुआ। 4 मिनट है in 4 minutes 4 मिनट्स। और फिर उसके बाद हम जब अंदर घुसे तो एज लक वुड हैव इट, वो जो उस दिन एक ही लेडी थी, उसके पाँव में गोली लगी हुई थी, उसको हमने ऐसे ही निकाल लिया, फटाफट उसको लगाया, इंजेक्शन लगाया, डेक्सामेथासोन लगाया, IV लगाई और एवेक्यूएट कर दिया। किसी सिविलियन को खरोंच नहीं आई, मेरे किसी लड़के को खरोंच नहीं आई। तो पर ये पॉसिबल था टीम वर्क और फेथ कि ये सुसाइडल है लेकिन ये डूएबल है, और करके दिखाया। Brigadier, you know, they say कि champions are made in the training ground. आप एक्चुअली गेम खेलते हुए नहीं करते हो, इट्स एक्चुअली डिसाइडेड इन द ट्रेनिंग। तो जो आपने प्री प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रेपरेशन की है, दैट इज सो स्ट्रांग। 45 दिन तक प्रिपरेशन चली। हमने कम से कम 30 रिहर्सल्स किए, 25 से 30 रिहर्सल, फुल ड्रेस। और जब ये ऑपरेशन हुआ तो लड़के बोल रहे साहब ये तो हम कुछ लगा ही नहीं, ये तो ट्रेनिंग में आप हमारी बत्ती बंद, ज़्यादा हमारी बत्ती बंद हो जाती थी जी। और नावें डूब गई, हथियार नीचे गिर गए, हथियार भी डूब गए। फिर हम मेरे डाइवर जा के हथियार हम निकाल के लेके आते थे। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिस किए हुए सब करा था। देन यू नो दिस। सो ब्रिगेडियर, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फियर, कि जब इस सिचुएशन में है, जब फायर कर रहे हैं, तो माइंड में फियर आता है? ट्रेनिंग के बाद में ऐसा हो जाता है कि वो फियर नहीं आता, मतलब आप लालायित रहते हो टू सीक कॉम्बैट। राइट। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट स्पेशल फोर्सेस, द मैन आई हैव कमांडेड। सो उनको अगर पीस में लाकर बिठा दोगे तो वो बहुत अनईजी हो जाते हैं कि साहब ऑपरेशन सही है, ये हाँ पीस हमको पसंद नहीं आती, तो वो लालायित रहते हैं लड़ने के लिए, तो कोई फियर नहीं होता। ऑपरेशन के लिए सब खुश रहते हैं कि चलना है, ऑपरेशन करना है। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, अमित देशवाल हु डाइड इन अ कॉम्बैट, हरियाणा का लड़का कैप्टन, वो ऑपरेशन से आया बिना रेस्ट करके वापस निकल जाता दूसरी टीम को लेके। अभी आया है, एक पूरा ट्रुप लेके आया है, उस ट्रुप को रखा और दूसरा ट्रुप विदाउट रेस्ट ही विल गो अगेन। सो रिलेंटलेस। अब क्योंकि जवानों को तो लेके नहीं जा सकते, जवान भी जाना चाहते हैं लेकिन उनको लेके नहीं जा सकते क्योंकि ऑर्डर है, पर अफसर है वो लेके चला जाता था। तो लालायित रहते हैं लड़ने के लिए, तो वो फियर वाला नहीं है फैक्टर कि ये तो लड़ना है। तो इट्स ऑलमोस्ट उल्टा है, इट्स ऑलमोस्ट ऑब्सेशन की ऑब्सेशन है कि हमें करना है। ऐसे ही लोग आपको स्पेशल फोर्सेज में मिलते हैं जी। तभी स्पेशल फोर्सेज में वॉलंटियर चाहिए होते हैं, और प्रोबेशन के बाद में ऐसे ही खड़ दिमाग आपको मिलेंगे जिनको लड़ने के लिए जो लालायित रहता है। Has it ever been कि you know आप किसी को मार रहे हैं या you about to shoot someone and एक कोई कॉन्शियस हो कि you know what am I doing? नहीं ऐसा या कुछ नहीं है। सेकंड थॉट्स या किसी को कि ऐसा कुछ नहीं है, सीधा दिखा मारा। कि आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि कोई यू आर फायरिंग ऑन ए ह्यूमन बीइंग, दिस दैट, ये सेंटिमेंट नहीं होता। इट्स वेरी कोल्ड। जी। आपका जॉब है, वो आपका काम है। जैसे आपका काम है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, वो हमारा काम है कि जब टारगेट के सामने सेंटर मास आया, प्रेस द ट्रिगर, नहीं तो तुम्हारे पे आ जाएगी गोली।
तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई आप ह्यूमन बीइंग है या ऐसा कोई ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है. किल और गेट किल्ड. So there's no concept of Nothing, good, nothing, bad. Nothing, There is nothing. job to be done and it needs to be. It has to be done. And because he is also with the weapon. We are not killing anyone innocent. Yes, in whole life, never extrajudicial. Never, ever. My unit, 21 para sir. No extrajudicial. Never. Surrender कर दिया. Never. Like this lady Carter, they had a weapon. She had a weapon. जी. No. Didn't fire. जैसे आपने बोला कि आपका एक कमांडर था एंड उनके पैर एम्पुटेट हो गए और यू सी वन ऑफ योर को कमांडर्स गेट किल्ड, उस टाइम क्या इमोशन आता है, व्हाट इज़ दैट फीलिंग देन, एंड क्या आपका ऑलमोस्ट इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्स टू ओके दिस इज अ सिचुएशन, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, या उसमें देयर इज हाँ, जैसे अभी ऑपरेशन चल रहा है, फायर फाइट चल रही है, किसी को गोली लग गई, immediately that soldier is evacuated. जी. Firefight doesn't stop. The fight continues. ऐसा नहीं होता कि गोली लगी हो उसको संभाल रहे हैं, नहीं, वो तो ठीक है. Again, it's part of the job. It's part of life. Someone will get shot. तो किसी को गोली लगी, उसके लिए भी ट्रेनिंग है, उसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट है, उसके लिए BFN है, बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं. Immediately first aid is given, taken out of the fire, and then the mechanism starts. The casualty evacuation starts. If there are minefield areas, so Caspir will come, then helicopter will come. That there is a team there to look after that. It is a mechanical, professional process. No one is thinking. It is there imbibed in the training and the muscle memory. आपको सोचना नहीं है, आपको ऑर्डर नहीं है, अपने आप BFN पहुंच जाएगा, अपने आप फर्स्ट एड हो जाएगा, अपने आप गन शॉट वुंड ट्रीटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट एड हो जाएगा, ब्लड रोका जाएगा, सब अब चल रहा है काम, लड़ाई भी चल रही है उधर. तो इमोशंस आते हैं या बाद में आते हैं? बाद में इफ समवन गोज यू फील सैड, एब्सोल्युटली यू फील सैड व्हेन समवन ऑफ मेरे सीनियर सबल्टन व्हेन ही वेंट, आई डिड नॉट शेड टीयर्स, प्रॉब्ली वो ख़त्म हो जाता है, बट बहुत दुख था, आज भी है. मेरे सीनियर सबल्टन विवेक सिंह भंडराल जी, मेजर विवेक सिंह भंडराल, सेना मेडल गैलेंट्री, डेड शॉट, मतलब डाइड फाइटिंग. सो आज तक मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है. और मैंने ऐसे हृदय विदारक दृश्य देखे हैं, उनकी माताजी आज तक वो उभर नहीं पाई हैं. मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, आज भी जाता हूँ, मिलता हूँ, आज तक वो उभर नहीं पाई हैं उस दुख से, उस जो उनको जो लॉस हुआ, जो हानि हुई, उससे आज तक उभर नहीं पाए हैं. और मुझे भी बहुत दुख हुआ उस वक्त, पर वो आंखों में आंसू आना, ये करना, ये शायद ट्रेनिंग वो हार्डन कर देती है, तो आंसू नहीं आते हैं, बट यस गला तो चोक होता ही है. क्या हम मैस्कुलिनिटी और नई रोने को कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में कनेक्ट करते हैं कि इफ़ यू आर अ मैन देन आपको इमोशन नहीं दिखाना है, या ये ठीक नहीं है, या you to be strong you need to keep one has to be strong. Man cannot cry, a soldier cannot cry, you can't shed tears and जो फफक के रोना वोना, no, come what may, no shedding of tears. You may feel choked, control, fight on. टाइम नहीं है, आंखों में आंसू, निशाना नहीं लगा पाओगे. So manage and control. आपको फायर करना है, आपको लड़ना है, आंसू भरने का समय नहीं है जो योद्धा है उसके पास में. तो वही है, इमोशंस होते हैं. देयर इज़ अ चोकिंग फीलिंग. जब गए मेजर विवेक सिंह, चोकिंग फीलिंग होती है, बट वहाँ तक नहीं पहुँचने देते. निशाना लगाना है, लड़ना है, अभी गोली चलानी है. And that is आंसू आ गए तो गोली कहाँ चलाओगे? And ये क्या sense of control है that's come from the army, from your upbringing. Yeah. Like you see these people, hard men, fought in World War I, fought in World War II, 71, 62, Men don't 71. cry, they need to go out Men there don't cry. and Men don't cry. बिल्कुल absolutely. Masculinity is what is needed to fight on. क्या आपका mindset था when and like I said, ब्रिगेडियर आपके इतने सारे lived experiences हैं कि I could go on, but you went to Mount Everest, you were climbing the summit,
एंड आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी दैट यू हैड टू कम बैक या एंड फिर आप वापस गए, तो व्हाट वाज दैट सिचुएशन? आपके माइंड में क्या चल रहा था जब when they were carrying you back? तो उसमें आई वॉज ए यंग कैप्टन स्पेशल फोर्सेस. वहाँ पे एक जाती है शेरपा. जी शेरपाज आर टफ माउंटेन पीपल, जी born at 14,000 feet, and mountain is in their blood. They live in that environment and they उनके बिना कोई एक्सपीडिशन सक्सेस नहीं होता है. तो जब मैं वहाँ गया तो शेरपे थे तगड़े तगड़े फिट यंग लड़के, तो उनके साथ में चढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं आई कैन मैच एंड आई यूज टू मैच विद देम. मतलब मैं उनके साथ उतनी ही पेस से चढ़ता था, नॉट रियलाइजिंग कि ये तो कब से कर रहे हैं, ये इनका घर है. मैं हरियाणा से हूँ, वो हाँ वहाँ मतलब मैं से- राजस्थान से हूँ Sorry, और मैं राजस्थान हाँ, से हूँ और वो- तो मेरे को क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ ओवर एग्जॉशन, पुशिंग माई सेल्फ टू हार्ड. एंड आई केम, और मेरे को फीवर हुआ हाई, 103 104 बुखार था. मेरे को डॉक्टर ने डाउन कर दिया, भाई लेट जाओ. और 2 दिन रखा, बुखार नहीं उतरा, 104 हो गया. फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आप इसको एवेक्यूएट करना पड़ेगा. उस वक्त राजा का राज था नेपाल में, वीर वीरेंद्र शाहदेव. तो रॉयल नेपाल आर्मी का हेलीकॉप्टर बुला लिया गया, रॉयल नेपाल आर्मी का रॉयल ट्रीटमेंट, रॉयल नेपाल आर्मी का हेलीकॉप्टर आया और मेरे को बोला जाओ. मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा. ना अब तेरा ख़त्म, यू गो, यू कैनॉट क्लाइम. एंड 104 सर्टनली आई कॉन्ट क्लाइम, आई वॉज वेरी वीक. तो मेरे को ले गए हेलीकॉप्टर में. जब मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है. मैं एक्सपीडिशन पर नहीं हूँ, मैं बीमार होकर मैं एवेक्यूएट हो रहा हूँ बुखार के कारण. ये सच नहीं है, जो हो रहा है ये सच नहीं है, मैं वापस आऊँगा. और जनरली एवरेस्ट से अगर आप जब एवेक्यूएट हो रहे हो ऐसे हालत में कि 104 बुखार है, तो वापस आना पॉसिबल नहीं. टीम ने बोला था, टीम को लगा था कि ये शायद नहीं आएगा अभी. तो मैं गया वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेरे को 3 दिन रखा, आईवी लगी, स्टेरॉइड भी दिए उन्होंने और 3 दिन तक, 2 दिन तो आईवी लगी. 3rd डे बुखार वगैरह उतर गया. 4th डे मैंने बोला कि अभी आप मेरे को, आई वॉज वीक, मैंने बोला कि सर आप छोड़ दो. कि नो यू कैनॉट क्लाइम. रॉयल नेपाल आर्मी के डॉक्टर थे. मैंने कहा सर अभी तो मैं क्लाइम का तो मतलब ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे हमारा भारतीय गोरखा सैनिक निवास है वहाँ पे जाऊँगा. और अच्छी बात उस वक्त थी कि कोई मोबाइल नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था, एवरेस्ट बेस कैंप से कोई कनेक्शन नहीं था, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं था. मैं ही कम्युनिकेट कर रहा था अपने डॉक्टर से. मैं आप कहा सर बता मैं नहीं सकते थे अब कोई कहाँ किसी से जाए। पूछ नहीं जी, सकता था. जी तो अच्छे डॉक्टर थे, भले बड़े सज्जन इंसान थे वो, सीनियर डॉक्टर थे. नेपाल के लोग वैसे भी बहुत सज्जन होते हैं. तो कहते नहीं बेटे तुम अब नहीं चढ़ोगे. मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा मैं, अब मैं तो जाऊंगा भारतीय गोरखा सैनिक निवास और वहाँ से मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई करूँगा. तो अच्छा ठीक है करके, एंड वो ही डिस्चार्ज मी, वेरी काइंड जेंटल डॉक्टर. झूठ बोला मैंने. अच्छा, आपको पता था कि आप वापस मैं जाओगे? बिल्कुल, You मैं had गया decided. सीधा, मैंने लुकला की फ़्लाइट बुक कराई, सीधा पहुंचा लुकला से 5 दिन ट्रैक करके बेस कैंप पहुंचा. एज लक वुड हैव इट, बैड वेदर हो गया, टीम नीचे आ गई एंड आई जॉइंड द टीम एंड स्लोली देन आई रीच द समिट. वाओ. तो ऐसा था. तो मुझे जो लग रहा था कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हुआ मेरे साथ. So again that mindset, Mindset. या आज के I दिन have में to come हम back. हाँ, मतलब आई कैनॉट गो जस्ट लाइक दिस कि SSS evacuated from Everest base camp couldn't climb because of sickness. No, it can't happen. And it didn't happen. I did not let it happen. मैनिफेस्टेशन जो आजकल बोलते हैं, बट इट इज दैट बिलीफ कि हाँ, दिस belief इज कि माय ये- हाँ, मतलब, रियलिटी. मैं रियलिटी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं ठीक है, ये मतलब ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है ये. मैंने सबमिट करनी है. सबमिट हुई, फिर एवरेस्ट ने दर्शन दिए, बुलाया, कम. सो आपके माइंड ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि दिस इज नॉट ए रियलिटी दैट आई एम गोइंग टू Yes. एक्सेप्ट. सो हाँ. बॉडी में वीकनेस है, लेकिन हाँ, वो हाँ. वीकनेस कभी माइंड तक नहीं माइंड पहुंची. तक, माइंड स्ट्रांग था, तो बॉडी रिकवर हुई और सबमिट की. And what has some of the lessons from these extreme this mountaineering एक बहुत extreme experience माना जाता है. You're in extreme cold, pressure. क्या कोई learnings थी from this and you've of course climbed mountains माउंटेन across the में country. सबसे बड़ी लर्निंग है वन स्टेप एट अ टाइम. जी. वन स्टेप एट अ टाइम. बी फोकस्ड, बी हम्बल, लुक डाउन. जैसे ही ऊपर उठा के सिर देखा और आपने अपने कदमों से
कदम नहीं देखे कहाँ रख रहे हो वहीं गिरोगे. And one step at a time, one small step, another small step, another small step, and don't give up. Continue, and you reach the summit. So it's a big lesson for life that one step at a time. Don't give up. Be humble. नतमस्तक होके पहाड़ के सामने चलो, वो दर्शन देगी आपको. एवरेस्ट तो गॉडेस है, What is- बाकी सारी पीक्स गॉडेस हैं, भगवान का निवास है वहाँ पे. और आप हम्बल रहोगे, नतमस्तक रहोगे, आप एक एक कदम चलोगे और आप छोड़ोगे नहीं, भक्ति एक तरीके से, तो आपको समिट के दर्शन होंगे ही होंगे. Brigadier, your family, Renuka ji, you have 2 lovely daughters. In your services, you probably had to spend a lot of time away from them, मोस्ट ऑफ टाइम. right? तो उनका उनका क्या रोल था आपकी सक्सेस में? बिकॉज हम we glorify our heroes, but I think heroes के पीछे भी heroes होते हैं who actually allow for this true- बहुत बड़ा रोल, मतलब माताजी पिताजी का, वाइफ का, बच्चों का, कभी मुझे देखना नहीं पड़ा पीछे. जी. हाउस होल्ड, बच्चों की एजुकेशन और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कभी मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, कभी नेगिंग नहीं हुई, हमेशा सपोर्ट ही रहा कि जो करना है करो. और बच्चे दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं. वो सब सारा क्रेडिट जो है वो वाइफ को जाता है. मैंने तो कभी ABCD का AB भी नहीं पढ़ाया, वो सब अकेले And ही. she's reached Yale and हाँ, शी इज़ अ प्रोफेसर. जी. अकेले दम पे ही निकाल के ले गई. मैं छुट्टी छुट्टी में जाता था तो नेग्लिजिबल ही है एक तरीके से. तो अगर घर के तरफ से ही समस्या हो रही है, कंटिन्यूस नैगिंग हो रही है, आए क्या करें हम, ये है वो है, ये समस्या वो समस्या, तो आदमी तो वहीं पड़ा रहेगा. जी. तो फिर कहाँ एवरेस्ट चढ़ना है. तो ना ऑपरेशंस भी नहीं, आपका दिमाग भटकता रहेगा. तो घर की तरफ से एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री, नेवर टेंशन. सो जो अचीव कर सका वो परिवार के सपोर्ट के कारण ही कर सका, और विश्वास की जाओ कुछ नहीं होगा, और प्रेयर्स जो थी. तो क्योंकि हमेशा तो जान को हथेली पे ही लेके चलें, अभी तक भी हर जम में जान हथेली पे लगाते हैं, जान वो हथेली पे लेके ट्रेंड चलते हो हैं. गए हैं, सो हाँ. दैट इज द ओनली हाँ. वे फॉरवर्ड. हाँ. तो बिन लिविंग ऑन द एज, जी. लिटरली all the time, Every day. every day, and it's because of the prayers. And with your daughters, क्या आप उतने ही strict हैं या ज़्यादा cautious हैं? You've taken so many daring नहीं, decisions डॉक्टर्स के साथ involved. में यू कैन से थोड़ा सा सेटबैक ये है कि ज़्यादा समय तो व्यतीत नहीं कर पाया मैं, और पर जो उन्होंने करना जो चाहते थे वो किया, उसमें मैंने सपोर्ट किया पूरा. अभी दोनों अच्छा कर रहे हैं, दोनों बाहर हैं, PhD कर रही हैं. तो जैसे अपनी लाइफ को उन्होंने शेप करना है वैसे वो शेप कर रहे हैं. तो उतना ही कर पाया. बाकी शुरू में दौड़ने जाओ, राइडिंग करो, वो सब करवाया. Get them used to movement, हाँ, basically. पहाड़ भी चढ़ाए, पकड़ के चढ़ाए. हाँ, वो जो वो ट्रैकिंग पोल होते हैं वो पकड़ाए और खींच के लेके चलो गया. मेरे साथ. तो करा उन्होंने 12 घंटे 13 घंटे चढ़े वो मेरे साथ में. जब मैं और सबसे पहले भागी थी, लाइक भैया एक्चुअली मेरा हाथ पकड़ के भगाता था हाँ, कि चल हाँ, भाग मेरे हाँ. साथ. तो वैसे मैंने भी किया है, दौड़ाया भी है, राइडिंग भी करवाई है. राइडिंग में घोड़ों से बहुत गिरे हैं. हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि अब राइडिंग में हमारा नंबर आने वाला है, तो खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे. वाह. बट करा, और ठीक ठाक राइडर हैं, अच्छा राइड कर लेते हैं. और अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करी कि ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का, राइडिंग का एक्सपोजर मिले, वो दिया. और जो भी अभी वो कर रहे हैं, जो भी दे आर सक्सेसफुल, तो उसमें जैसे ग्रूमिंग हुई है उसका प्रभाव तो होता ही है. हाँ. जी. आई कैन सी तो, दैट, राइट. हाँ. आपको आई थिंक आपकी हिस्ट्री का प्रभाव है, उनका हाँ. आपकी होगा that will always सबकॉन्शियस come, में वो होगा ही होगा कि वो you होगा will ही keep होगा. getting trained and हाँ. वो दोनों ही डॉगेडली डिटरमाइंड है, तो वो है ही. Brigadier, if I look at the current world scenario, I think बहुत ज़्यादा friction है.
एक लड़ाई का माहौल है, कहीं ना कहीं ये डर रखता है कि शायद एक वर्ल्ड वॉर 3 ना आ जाए। आपको क्या लगता है अगर इंडिया had to engage in conflict with China on 2 fronts, तो क्या स्टैंडिंग है आज इंडिया की टू बी एबल टू मैनेज दिस कॉन्फ्लिक्ट? क्या हमारे पास एडिक्वेट सप्लाईज हैं, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए हमें? तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेंगे जी, ऐसा कभी भी कोई ज़माना नहीं गया कि जहाँ पे इंसान लड़ा नहीं। रामायण युद्ध की कहानी है, महाभारत युद्ध की कहानी है, और सारे जो अपने उपनिषद वगैरह और जो भी हम पढ़ते हैं, भगवानों के बारे में पढ़ते हैं, दैत्यों के बारे में पढ़ते हैं, वो युद्ध की कहानियाँ हैं। इतिहास जो है वो घोड़े की पीठ पे लिखा गया है, युद्ध ही चले हैं। तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि युद्ध नहीं होंगे, युद्ध तो होने ही होने। रही बात 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, तो भारत की रेजिलियंस है, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। कब से सुन रहा हूँ मैं, 30 साल सर्विस किया कि 2 फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है, ये है वो है। इंडिया इज़ इंटैक्ट, और हमने हमेशा जीत ही हासिल करी है। 99 की वॉर देखी मैंने, हम जीते, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जो भी सोच था और जो भी एम था उसको पूरा किया गया। और आप देख लो, चाहे दुनिया की इकोनॉमी दाने बाएं हो जाए, भारत की इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ स्ट्रेंथ है, और मिलिट्री प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन भारत की स्ट्रांग है, हमारे वो स्ट्रेंथ है वो। और उसमें कहीं आते रहते हैं मीडिया पे, लोग बोलते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जब युद्ध होगा, 40 दिन का चाहिए, जब युद्ध होगा सब आ जाएगा, सब होगा, ऑलरेडी है। और जैसे कारगिल की लड़ाई हुई, लोगों का ये नहीं था, सब था, सब आ गया, और भरपूर रेस्पॉन्स मिला दुश्मन को। अभी भी वही होगा, अभी भी वही होगा। 21 पैरा एसएफ को टाइगर क्लॉ भी बोलते हैं। हाँ, वागनाक। वागनाक, शिवाजी का जो वागनाक था जी, शिवाजी किल्ड अफजल खान अच्छा, विद द वागनाक जी। तो आपको शायद इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अफजल खान ने मीटिंग के लिए बुलाया था, और अफजल खान वाज 7 feet, वेरी पावरफुल मैन, एंड ही ट्राइड टू स्टैप। शिवाजी न्यू कि ही इज गोइंग टू अटेम्प्ट किलिंग मी। अच्छा, हाँ, तो वो पूरा अपनी रीढ़ की हड्डी का पूरा पीछे का कवच पहन के गए थे, वो कवच अंदर पहना हुआ था। तो अफजल खान ने कटार निकाली और शिवाजी की मारी, पर शिवाजी वॉज वेयरिंग जिराब अख्तर, ही वॉज वेयरिंग बॉडी आर्मर, एंड ही हैड अ टाइगर क्लॉ। तो जैसे अफजल खान ने कटा मारी, शिवाजी ने पेट फाड़ दिया। तो दैट वागनाक इज आवर, so it's a secret weapon to be used with surprise, with speed and with precision on the vitals. Wow. On the vitals. You have So that is our insignia. That is our motto. That is our sign. 21 पैरा एसएफ का साइन है वागनाक, हमारा नाम है वो वागनाक। जैसे आपने अपनी मिशन में बताया था कि the element of surprise is very important. So Wagnak personifies everything. जी. It is secret because it can't be seen. It has to be operated with speed, and it has to be operated on vitals. जी. It has to be operated with precision on vitals. So शिवाजी ने मारा हाथ, उनकी आंत बाहर निकाल दी, vitals were taken out. Afzal Khan couldn't do nothing. It is what you started this conversation with, कि आर्मी में आपको ट्रेन किया जाता है how to inflict violence and quickly come out. Deliver violence, not inflict. Sorry, how to deliver violence. It's like delivering a parcel. जी. We deliver violence. जी, हम ट्रांसपोर्ट में पार्सल डिलीवर करते हैं, हमारा and you are काम है, हम delivering violence, delivery of violence, that's our job. जी, and do it effectively, efficiently. One bullet, one person. Yes. To get your objective and come out. So what a lovely conversation, Brigadier. अगर आपको अपने 17-year-old self को कोई lesson देना हो तो आप उसे क्या बोलेंगे? If you had to give a lesson or if you had to talk to your 17-year-old self, तो आप क्या बोलेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका एक एम हो और वो एम इतना बड़ा हो कि जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, और फिर बिना आगा पीछा सोचे आप उसके पीछे एक फैनेटिक की तरह पड़ जाते हो। जैसे कहते हैं फिदाइन, जो नहीं आप फिदाइन सुनते हो कि करेंगे या मरेंगे, तो करो या मरो के अप्रोच से अगर आप एम के पीछे पड़ जाओगे तो वो एम आपको मिलेगा। अगर मैं एक टीनेजर हूँ, मैं अपने आप को वही संदेश देना चाहूँगा कि भाई एम कर लो और उसके बाद में फिदाइन अप्रोच करो या मरो, एंड डोंट बैक ऑफ, डाई इन द अटेम्प्ट, लाइक पुट योर हार्ट एंड सोल एवरीथिंग इन द अटेम्प्ट, यू विल गेट इट। मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ कभी कि सफलता नहीं मिली हो, जिस चीज़ पे एक बार ठान लिया मिली है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर। इतनी सारी लर्निंग्स हैं, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आई डू लुक फॉरवर्ड टू experiencing the rest of this day Yes, with you, yes. and hopefully continuing Yes, this absolutely, conversation absolutely. through that way. आज मैं एक बहुत एक्साइटिंग जगह पे आई हूँ. दिस प्लेस इज स्काई हाई. दिस इज अ प्लेस ओनली 2 hours फ्रॉम दिल्ली, एंड हियर you can tick off that one bucket list item that you have in your life. You can jump off a plane, you can skydive, yes, and it's only 2 hours from Delhi or 2.5 घंटे जयपुर से. These are beautiful planes. It's completely safe. 10 years, 12,500 से ज़्यादा jumps. The instructors have had the highest jump experience in all of Asia. So from 18 all the way to 83, this is the place you want to come to experience life. Brigadier, what made you give up this most illustrious army career for this place? क्या इतना special है जिसने आपको इसकी तरफ खींचा है? So you see, you can call me adrenaline junkie, you know, always high on adventure. So army, I was in special forces and I got a lot of chance to climb, to jump, to fight. And as you grow in age and service, this adventure quotient goes down. Like after brigadier, then there's another rank. I would have made it, I would not have made it, but the adventure quotient goes down. So I had to decide, I had to take a decision that, you know, the time is ticking and age is running out. If I want to do, I want to live this kind of life, then I need to decide now. So that was the decision which I took, that now it's time to shift and come here. And these 2 gentlemen, Rudra Bhanu Solanki and Digvijay Singh, they are my friends. And I knew them for quite a long time, since 2018. 2016, Sky High established here. We have just completed 10 years. So 2018 onwards, I know them. So then I spoke to them that now this is the decision I have to make. So I am coming to you people. So actually you see, I have appointed myself chief instructor, that I will be your chief instructor. See, मैं सिखाऊंगा. मैं तुम्हारा chief instructor बनूंगा. So they said that please come. So it is like that, you know. So I came here, nice of them. I am taking the appointment of chief instructor and mentor. And कितनी jumps करते हैं आप दिन में? in a day, average 3 to 7, sometimes 3 to 8. Wow. Yeah, 3 to 8. So today, like I will be doing 3 jumps. On a busy day, easily it goes up to 5, sometimes 8, sometimes 7. So it fluctuates like that. Every time when you get into that plane और आप jump करते हो, क्या अभी भी you have that feeling of, oh my God, like? नहीं, अब the feeling, excitement is there, the happiness is there, that the rush is there, like feel the rush. That rush is always there, but that's a happy rush. You know, if I don't do that, then I am totally sad. You know, I tell we have to have
2 days mandatory break for aircraft maintenance. So I am after my drop zone owners that you see this is berozgari. You cannot keep दो me दिन out of कैसे? job. Yeah. You cannot keep me out of job for 2 days. And this is not done. So reduce. Just 1 day off, that's good enough. So that is the life. That's the life. If I don't get it, then the life is drab, you know. बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक सीन है इस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जहाँ पे वो 3 फ्रेंड्स जाते हैं एंड यू नो एंड दे स्काई डाइव, एंड इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव टू डू एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ. लेकिन इंडिया में एक माइंडसेट है कि अगर डाइव करना है तो दुबई जाएं या कहीं बाहर देश में जाएं, एंड व्हाई इज इट, एंड यू नो हाउ डू वी चेंज दिस माइंडसेट? See, Sky High India was established in 2016. So we have completed 10 years, and 10 years, in 10 years, 13,000 jumps, 5,000 flying hours, Wow. and all incident free. So 100% safety record, touch wood, we have maintained, and we are committed to keep it like this. Right. It is an adventure activity. Anything can go wrong at any time for any reason. Like you are traveling on road, you are driving absolutely safe, everything is good, but then things happen. बाहर से हो जाए. But still, we are putting every effort to keep it safe. We are following all the standard operating procedures. We follow United States Parachute Association standard operating procedure. There is a skydiver information manual. We follow that, and so because that is worldwide, it is accepted. Most of the drop zones are USP affiliated. Like we are also USP affiliated. We give USP licenses. So like if I give you train under me and I give you USPA license, so you can go anywhere in the world and jump at any USPA affiliated drop zone. So we have kept it safe for 10 years, and now we are going to keep it safe. So as we come into, you know, people start knowing about us, then they will start trusting, and people have to understand that skydiving is different, paragliding is different, bungee jumping is different, you know. और सबके अलग-अलग parameters. Parasailing is different. जी. There are different activities. So one incident happening at one place, they start connecting with skydiving. Skydiving is different. Paragliding is different. What happens in beer billing is different. Right. What happens in parasailing is different. It's different activity. Parachute is there, but the activity is different. So And this people is have to very understand. controlled. This is very managed. It's very controlled, and it is very controlled, and all the instructors who are here, they are all USPA rated, very hard earned ratings, and one has to every year one has to renew the ratings, and it is very tightly monitored. You cannot deviate. You have to follow the standard operating procedures. Then only you can keep your rating. You have to keep your physical fitness safe in top order. You have to clear the medical, and you have to submit medical forms to the authorities, and then they renew your ratings. So there are checks and balances. Right. So that we are maintaining here. Right, and it's very important कि हम as Indians अपने mindset को भी upgrade करें, जैसे अपनी life को करते हैं कि you know this India as a nation is improving, following the rules, and in fact the Civil Aviation Ministry also has commended this place. Recently, you must have heard the comments by Minister of Civil Aviation, Mr. जी. Ram Naidu, जी. that he complimented us for completing 10 years and doing safe skydiving. So very nice of him, you know. And such support will propel us, and more people will come to know that it is safe to skydive in India. You will see now, any day, any time, within 5 minutes. Now you will see I am taking tandem, and Let's you go. see. Super.